गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम सर्किट एनालिसिस का टॉपिक पढ़ेंगे, एडमिटेंस पैरामीटर्स या वाई पैरामीटर्स। इन्हीं का दूसरा नाम है शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर्स। किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क के लिए हम पैरामीटर निकालते हैं, इम्पीडेंस एडमिटेंस पैरामीटर। ये एक टू पोर्ट नेटवर्क ड्रॉ किया गया है जिसकी दो पोर्ट हैं, एक इनपुट पोर्ट है, एक आउटपुट पोर्ट है। इनपुट पोर्ट है V1 वोल्टेज और I1 करंट, ये आउटपुट पोर्ट है V2 वोल्टेज I2 करंट। जब भी हम एडमिटेंस पैरामीटर पढ़ते हैं तो हमें करंट निकालना होता है और वोल्टेज हमारा दिया जाता है, यानी जो हमारा डिपेंडेंट क्वांटिटी है, डिपेंडेंट एंटिटी है, वो हो गई I1 और I2। ये किसी पे निर्भर करेंगे, निर्भर है। और V1 और V2 स्वतंत्र क्वांटिटी हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं करेंगी, जो कि दी जाएंगी। इसलिए V1 V2 इंडिपेंडेंट है, I1 I2 डिपेंडेंट है। तो अगर I1 निकालना है तो I1 वोल्टेज V1 व वोल्टेज V2 का कॉम्बिनेशन होगा, इन दोनों पर निर्भर करेगा। इसलिए I1 इज ए फंक्शन ऑफ V1 एंड V2। सिमिलरली यदि I2 निकालना है तो वो V1 व V2 पे ही निर्भर करेगा, इसलिए I2 फंक्शन हो गया V1 व V2 का। तो y पैरामीटर की हमारी इक्वेशन बनती है I1 बराबर y11 V1 प्लस y12 V2 और I2 बराबर y21 V1 प्लस y22 V2। ये मैंने जेड पैरामीटर में भी क्लियर किया था कि y11 अगर आपको ध्यान रखना इक्वेशन, तो क्योंकि I1 भी है और V1 है इसलिए y11। जब करंट 1 है यानी यहाँ पे जो हमारा आउटपुट है वो I1 है और यहाँ ये हमारी दी गई क्वांटिटी इनपुट है। तो फर्स्ट हम ये लिखते हैं यहाँ की वैल्यू और सेकंड लिखते हैं जो हमारे साथ में दी गई है V2। तो I1 और V2 है इसलिए y12, I2 और V1 है इसलिए y21 और ये y22 V2। जब हमें इनकी वैल्यूज़ निकालनी है, एडमिटेंस की चार एडमिटेंस दिए गए, इनको बोलेंगे हम वाई मैट्रिक्स, जो कि हो गई y11, y12, y21 और y22। ठीक है, और यहाँ से हमारा हो गया I बराबर y इंटू वी। क्योंकि करंट एंड वोल्टेज y निकालने के लिए हमें करंट का और वोल्टेज का रेशियो लेना होगा, तो करंट और वोल्टेज के रेशियो को बोलते हैं एडमिटेंस, जो कि इम्पीडेंस का इन्वर्स होता है। यूनिट हो गई इसकी मो। अब देखिए, जब y11 निकालना है तो हमें ये वैल्यू निकालनी, तो इस पोर्शन को हमें जीरो करना होगा। यानी हम क्या करेंगे, वोल्टेज V2 को जीरो करेंगे। अब वोल्टेज को किसी भी नेटवर्क में जीरो करने का मतलब ये होता है कि दो पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस है वो जीरो हो रहा है। यानी दोनों पॉइंट पर, A और B दोनों पॉइंट हैं, दोनों पर वोल्टेज समान होना चाहिए, तब वोल्टेज डिफरेंस हमारा जीरो होगा। इस चीज़ को बोलते हैं, अगर समान है इसका मतलब दोनों जुड़े हुए हैं, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट कंडीशन। तो यानी इसलिए इन पैरामीटर्स को हम नाम देते हैं शॉर्ट सर्किट पैरामीटर, क्योंकि इनको निकालने के लिए हमें वोल्टेज को जीरो करना होता है, शॉर्ट सर्किट करना होता है सर्किट के अंदर, इसलिए बोलते हैं शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स। y11 हो जाएगा I1 और V1 का रेशियो जब V2 बराबर जीरो होगा। इसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट इनपुट एडमिटेंस, क्योंकि इनपुट पोर्ट का रेशियो है इसलिए इनपुट, करंट और वोल्टेज का रेशियो है इसलिए एडमिटेंस, वोल्टेज को जीरो किया इसलिए शॉर्ट सर्किट। इसी का दूसरा नाम है ड्राइविंग पॉइंट इनपुट एडमिटेंस। अब देखिए, ड्राइविंग पॉइंट क्यों बोलते हैं, ड्राइविंग पॉइंट टर्म यूज आती है जब हम सेम पोर्ट का रेशियो लेते हैं, उसी पोर्ट का नेट वोल्टेज और उसी पोर्ट का करंट का रेशियो होगा तो हम बोलेंगे ड्राइविंग पॉइंट। और अगर एक पोर्ट का वोल्टेज और दूसरी पोर्ट का करंट होगा, यानी इंटरचेंज होंगे पोर्ट, फर्स्ट और सेकंड पोर्ट में एक की क्वांटिटी वोल्टेज होगी, एक की क्वांटिटी करंट होगी, उनका रेशियोज हम लेंगे तो हम बोलेंगे ट्रांसफर, चाहे वो इम्पीडेंस के केस में हो चाहे वो एडमिटेंस के केस में हो। सेकंड हम क्वांटिटी निकालेंगे y21। y21 होती है I2 अपॉन V1 व्हेन V2 बराबर जीरो। इसको बोलेंगे हम फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस। फॉरवर्ड क्यों बोला है, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में आउटपुट अपॉन इनपुट है, इसलिए फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेशियो है, इसलिए फॉरवर्ड। अब सेकंड केस में हम V1 को जीरो करते हैं तो हमारी दो क्वांटिटी निकल के आती हैं। फर्स्ट निकल के आएगी y12 हो जाएगी I1 और V2 का रेशियो V1 बराबर जीरो। इसको बोलेंगे हम, क्योंकि इनपुट अपॉन आउटपुट का रेशियो, इनपुट का करंट है, आउटपुट का वोल्टेज है, दोनों अलग अलग पोर्ट है इसलिए ट्रांसफर यूज में आएगा। इनपुट और आउटपुट का रेशियो इसलिए रिवर्स यूज आएगा, रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस। यूनिट होगी सभी की मो, यहाँ पे बार बार यूनिट बताने की जरूरत नहीं क्योंकि करंट और वोल्टेज का रेशियो है तो यूनिट मो होगी।
सेकंड हो गया y22, y22 हो गया, अब इस इक्वेशन से देखिए I2 और V2 का रेशियो हो गया जब V1 बराबर 0 होता है, तो I2 अपॉन V2 व्हेन V1 इक्वल्स टू 0, ये हो गया शॉर्ट सर्किट आउटपुट एडमिटेंस। इसी को दूसरा नाम है ड्राइविंग पॉइंट आउटपुट एडमिटेंस या ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस, आउटपुट एडमिटेंस। ये चारों नाम क्लियर हो गए। जैसे जेड पैरामीटर में होते हैं वैसे ही इसमें भी निकालने होते हैं सेम तरीके से। अब हमने वाई पैरामीटर्स का बेसिक इंट्रो पढ़ लिया। अब देखिए अब ये देखते हैं कि वाई पैरामीटर का हम मॉडल किस तरीके से बनाते हैं, उसको मॉड्यूलर रूप में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि इक्विवेलेंट मॉडल किस तरीके से बनाते हैं वाई पैरामीटर का। वाई पैरामीटर का मॉडल पढ़ने से पहले हम जेड पैरामीटर का मॉडल देखते हैं। एक्चुअली ये वीडियो मैं एक बार रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, पर वो पता नहीं कैसे डिलीट हो गया, इसलिए ऑलरेडी बनाए हुए डायग्राम्स हैं। हैंग हो रहा है थोड़ा शायद। ये देखिए जेड पैरामीटर का जब हम मॉडल पढ़ते हैं तो जेड पैरामीटर की इक्वेशन होती है V1 बराबर Z11 I1 प्लस Z12 I2। तो ये वोल्टेज की इक्वेशन है। वोल्टेज की इक्वेशन का मतलब ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, इन दोनों का सम होना चाहिए V1। तो अगर ये वोल्टेज है तो करंट इंटू रेसिस्टेंस की वैल्यू होगी Z11 इंटू I1, और ये हमारा I2 पे डिपेंड करता है जो कि करंट यहाँ है, इसलिए एक डिपेंडेंट सोर्स बना दिया है जो कि वोल्टेज सोर्स है। तो V1 बराबर Z11 I1 प्लस Z12 I2 बनता है। सिमिलरली अगर हमें V2 की इक्वेशन बनानी है तो V2 दो वोल्टेजेस का सम है, ये हम KVL लगा रहे हैं, वोल्टेज का सम लगा रहे हैं, तो इसकी इक्वेशन किस तरीके से बनेगी Z21 I1, क्योंकि I1 हमारा यहाँ का करंट है, इसलिए अगर यहाँ पे बनाना है उसको तो एक वोल्टेज सोर्स, क्योंकि वोल्टेज का सम है तो ये भी वोल्टेज है, तो हमने एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स बनाया जिसको लिख दिया Z21 I1। ये हमारा करंट इंटू रेसिस्टेंस Z22 I2। इस तरीके से ये हमारा इक्विवेलेंट मॉडल बन गया है जेड पैरामीटर का। अब हम वाई पैरामीटर का इक्विवेलेंट मॉडल देखते हैं। ये देखिए वाई पैरामीटर का इक्विवेलेंट मॉडल एक बार मैं समझा चुकी हूँ, इसलिए थोड़ा रफ हो गया है वर्क। I1 बराबर Y11 V1 प्लस Y12 V2 होता है, क्योंकि यहाँ पे करंट का सम होता है, इसलिए जो भी हमारा मॉडल बनेगा वो पैरेलल में बनना चाहिए, क्योंकि करंट हमेशा पैरेलल में जाता है। KCL के अकॉर्डिंग I1 बराबर I2 प्लस I3 होता है। तो जो करंट मान लीजिए ये I1 है तो ये I डैश और I डबल डैश दोनों पैरेलल में जानी चाहिए। तो ये करंट आ रहा है हमारा I1 करंट, ये हमारा हो गया I डैश करंट, और ये हो गया I डबल डैश करंट। I डैश करंट क्या होगा, यहाँ से यहाँ का वोल्टेज इनटू में एडमिटेंस Y11 इंटू V1, और ये हमारा क्योंकि करंट है जो कि V2 पे डिपेंड है, इसलिए हमने डायरेक्ट एक वोल्टेज करंट सोर्स बना दिया है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, और डिपेंड उसको ऐसे एज इट इज़ लिख दिया Y12 V2। सिमिलरली V2 अगर हम I2 की इक्वेशन देखते हैं तो I2 बराबर ये करंट प्लस ये करंट हमारा वोल्टेज V1 पे डिपेंड है, इसलिए इसको एज इट इज़ डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स बना दिया डिपेंडेंट, जिसकी वैल्यू हो गई Y21 V1। दूसरा करंट हो गया V2 इंटू में Y22 एडमिटेंस, या गुणा में इसलिए लिख रहे हैं, कभी भी कंफ्यूज मत लो ना, क्योंकि ये एडमिटेंस है, ये V1/R है, तो इस तरीके से हो जाएगा 1/R इंटू V, तो ये करंट हो गया है, और 1/R का मतलब Y हो गया, तो YV हो गया है जो कि करंट है, इसलिए गुणा में लिख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्विवेलेंट मॉडल हो गया वाई पैरामीटर का। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से हम जेड पैरामीटर्स को वाई पैरामीटर को सोल्व करते हैं। फिर से करना पड़ रहा है ये हमने एक नेटवर्क बनाया पाई मॉडल बना रही हूँ मैं। ये 1 ओम, ये 2 ओम और ये 3 ओम। इस नेटवर्क के लिए हमें वाई पैरामीटर निकालने, अगर क्वेश्चन इस तरीके से दिया है तो यहाँ से यहाँ का वोल्टेज हो गया V1, या इसको मैं इस तरीके से बना के लिख रही हूँ जिससे थोड़ा समझ में आना इजी हो जाए। ये प्लस माइनस V1, यहाँ से यहाँ का वोल्टेज प्लस माइनस V2,
ये करंट I1 और ये करंट I2। जब भी हम वाई पैरामीटर पढ़ेंगे तो हम हमेशा लगाएंगे उसमें नोडल एनालिसिस या KCL, क्योंकि करंट की इक्वेशन निकालनी है हमें। तो यहाँ देखिए जितना करंट अब यहाँ से यहाँ का वोल्टेज V1 है तो ये पॉइंट V1 है, ये वोल्टेज V2 है और इसको हमने कर दिया ग्राउंड। तो I1 बराबर हो गया V1/1 और V1 माइनस V2/2। एक करंट इधर जा रहा है, एक करंट इधर जा रहा है, तो I1 बराबर हो गया V1/1 प्लस V1 माइनस V2/2। सोल्व कर लीजिए। I1 बराबर हो गया 3/2 V1 माइनस 1/2 V2। I1 की इक्वेशन होती है हमारी Y11 V1 प्लस Y12 V2। तो इसको कंपैरिजन करने से Y11 हमारा आएगा, Y11 हमारा आ जाएगा 3/2 एंड Y12 आ जाएगा -1/2 9। ठीक है, ये हमारी वैल्यूज हो गई है। अब देखिए इस तरफ अगर हम लगाते हैं फिर से नोडल, तो I2 बराबर ये करंट प्लस ये करंट, तो I2 बराबर हो जाएगा V2/3 और V2 माइनस V1/2, V2/3 प्लस V2 माइनस V1/2। तो I2 बराबर हो जाएगा सोल्व करने से -1/2 V1 प्लस 5/6 V2। कंपैरिजन कीजिए, I2 बराबर होता है Y21 V1 प्लस Y22 V2। ठीक है, यहाँ से Y21 की वैल्यू आ गई -1/2 एंड Y22 की वैल्यू आ गई 5/6। इस तरीके से हम किसी भी वाई नेटवर्क को सोल्व कर लेते हैं। दूसरा मेथड होता है कि हम V1 और V2 को शॉर्ट सर्किट करें और फिर हम निकालें। उस तरीके से भी इक्वेशन सोल्व हो सकता है। अब देखिए ये ZA है, ये ZB है और ये ZC है। अगर इसी को मैं Y के रूप में लिखती हूँ, YA लिखती हूँ, तो YA हो गया 1/ZA, ये YA हो गया 1, YB हो गया 1/2 एंड YC हो गया 1/3। ठीक है, तो Y11 देखिए, Y11 बराबर हमारा आ रहा है YA प्लस YB, 1 + 1/2 ही तो आ रहा है। Y11 बराबर आ रहा है YA प्लस YB और Y12 बराबर आ रहा है -YB। सिमिलरली Y21 बराबर आ रहा है -YB। देखो Y का मतलब होता है 1/Z, ये ZA है, ये ZB है, ZC। अगर इसी को Y में लिखे तो 1/Z, ये भी 1/Z और ये 1/Z, तो ये तो हो जाएगा 1, ये 1/2 और ये 1/3 हो जाएगा। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, YA बराबर 1, YB बराबर 1/2, YC बराबर 1/3। तो Y11 देखो 3/2 है, 1 + 1/2 3/2 है, तो ये किस किस का सम हो गया, YA और YB का सम है। Y12 क्या है, माइनस का YB है, Y21 भी माइनस का YB है और Y22 है YB प्लस YC का सम। तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया हमारा पाई नेटवर्क में, और कि पाई नेटवर्क को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वाई नेटवर्क के रूप में। अब देखिए डायरेक्ट इससे बताती हूँ मैं आपको। ये YA है, YB है, YC है। अगर हम इनको सोल्व करते हैं तो सेम हमारी फिर से इक्वेशन बनेगी, आप लोग देख लीजिए। I1 बराबर V1 इंटू YA प्लस V1 माइनस V2 इंटू YB। तो यहाँ से हमारा अगर हम कंपेयर करके इक्वेशन करते हैं, Y11 आ जाएगा YA प्लस YB, यानी Y11 होता है YA प्लस YB, Y12 बराबर Y21 बराबर माइनस का YB होता है और YC बराबर YB प्लस YC होता है। ये हमारा Y पैरामीटर आ गया है। पाई नेटवर्क को किस तरीके से हम Y पैरामीटर्स के रूप में लिखते हैं। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी एक बार वीडियो बनाने के बाद, वो एक्चुअली फ़ोन में शायद प्रॉब्लम इसलिए डिलीट हो गया है और शायद थोड़ा सा हैंग हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। पर फिर भी कोशिश की है कि आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे।